चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। ऐसा कोई अरेंजमेंट जिसमें कोई दो मेटल की ऑब्जेक्ट्स हो। जो मेटल की ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप साइज ज्योमेट्री मैटर नहीं करती। कैसी भी शेप साइज ज्योमेट्री के दो मेटल्स हों उनको आस पड़ोस में रख दो। अगर आपने आस पड़ोस में अगर रख दिया दैट एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। दो नाम है बेटा, कैपेसिटर भी है और कंडेंसर भी है। तो पहली डेफिनेशन आपको दे रहा हूं कि टू मेटल्स या कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर टू ईच अदर इज नोन एज कंडेंसर या कैपेसिटर। किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री के दो मेटल्स ले लीजिए, एक ऐसे एक ऐसे, फिर ना एक को चार्ज बड़ा प्लस दे दीजिए, एक को उतना ही चार्ज माइनस दे दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एज यू नो इट वेरी वेल दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज योर कैपेसिटर। कोई भी शेप साइज ज्योमेट्री के दो मेटल को आस पड़ोस में रख दो, उसको हम बड़े आराम से कंडेंसर या कैपेसिटर कह सकते हैं। एक बात और बोलूंगा, एक ऐसा अरेंजमेंट जो चार्ज स्टोर कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर कर सके, और जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एज यू नो इट वेरी वेल कि दैट अरेंजमेंट जहां जहां आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी डेंसिटी होगी, और अगर एनर्जी डेंसिटी होगी इट मींस दैट वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सो दिस अरेंजमेंट विच कैन स्टोर चार्ज, electric field and of course electrostatic potential energy, this entire arrangement is also known as a condenser या capacitor। तो मैं एक बात और बोल रहा हूं कि arrangement or system which stores charge, electric field and electrostatic potential energy is known as capacitor या फिर condenser। Fair enough। और दो कैपेसिटर्स को नजदीक लाने से लगातार आपका जो पोटेंशियल है, लगातार आपका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ता है। मैं एक छोटी सी बात को एक्सप्लेन करता हूं, इस बात को एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। सुनिएगा बेटा। मान लीजिए कि आपके पास ये एक मेटल की प्लेट है, इसके पास चार्ज है पॉजिटिव। ये एक दूसरी मेटल की प्लेट है, इसके पास भी चार्ज पॉजिटिव है, और सॉरी एक के पास चार्ज पॉजिटिव रखना है तो दूसरे के पास नेगेटिव रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है d। ठीक है, मैं इधर वाली प्लेट को A बोल रहा हूं और इधर वाली प्लेट को मैं एक बार के लिए B बोल रहा हूं। अब मेरी बात सुनिएगा, हम यहां पर कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे। इसके पास चार्ज है प्लस Q, इसके पास चार्ज है माइनस Q। द कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज VA माइनस VB। सर जब इकलौता कंडक्टर था सर तब तो इस तरह से डेफिनेशन नहीं दी थी बेटा, तब भी ऐसे दी थी। आप बोलोगे नहीं सर तब आपने ऐसे नहीं दी थी, बल्कि आपने उस टाइम ये कहा था कि अगर ये कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल V है, इसका चार्ज Q है, तो कैपेसिटेंस होगा Q अपॉन V। और आप आज बोल रहे हो Q अपॉन इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल। सर डेफिनेशन आपने चेंज कर दी। नहीं बेटा बिल्कुल चेंज नहीं किया। सुनना इस बात को, इस रीजन के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी रीजन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। जब कैपेसिटर अकेला था तब सारी की सारी जो एनर्जी थी, सारी की सारी जो एनर्जी थी वो यहां से लेकर इन्फिनिटी तक थी, यहां से लेकर इन्फिनिटी तक थी। तब भी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा था यहां और इन्फिनिटी के बीच में। यहां पर एनर्जी स्टोर्ड है इन दोनों प्लेट के बीच में, तो मैंने दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। यहां पर एनर्जी स्टोर्ड है मेटल से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया यहां से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी पर तो हम कितना पोटेंशियल मानते हैं? 0। तो ये भी वही है, ऐसा डिफरेंट नहीं है।
सो कैपेसिटेंस इज सिंपली बेटा डेल्टा क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, डेल्टा क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी, ये हमारा बड़ा कैपेसिटेंस है। अब सुनना, मैं इसको लिख सकता हूं C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बेटा दैट इज E इंटू डी, भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज E इंटू डी। इतना तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये प्लेट्स नजदीक होंगी तो D जितना छोटा होगा कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, और ऑफ कोर्स अगर इकलौती ही प्लेट होती, एक ही प्लेट होती, तो हम ये मानते कि दूसरे वाली प्लेट बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। बेटा दूसरे वाली प्लेट अगर बहुत दूर है तो कैपेसिटेंस बहुत छोटा आता। अगर आपको कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा चाहिए तो ऑफ कोर्स दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन कम होना चाहिए। तो इस बात को याद रखना कि इकलौते कंडक्टर के पास कैपेसिटेंस कम आएगा, दो कंडक्टर जैसे ही नज़दीक आएंगे वैसे ही डी की वैल्यू कम होगी, और डी की वैल्यू कम होगी तो आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अच्छा पॉइंट है बेटा, अकेले कंडक्टर का कैपेसिटेंस कम होगा। अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो दो कंडक्टर को, दो मेटल को आपको आस पड़ोस में रखना पड़ेगा, और ये जो आस पड़ोस में रखे हुए मेटल्स हैं, ये जो आस पड़ोस में रखे हुए कंडक्टर्स हैं, इन्हीं को हम नाम देंगे कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। तो किसी भी शेप साइज ज्योमेट्री के दो कंडक्टर को आस पड़ोस में रख दो, दैट अरेंजमेंट इज नोन एज योर कैपेसिटर या फिर कंडक्टर। और उनको बनाने से मुझे फायदा ये हुआ कि हमारा जो कैपेसिटेंस था वो बढ़ गया है। अकेले कंडक्टर का कैपेसिटेंस कम था और दो का बेटा ऑफ कोर्स ज्यादा है, दो का ज्यादा, दो को आस पड़ोस में रख देंगे तो ज्यादा आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास ये एक मेटल, ये A, ये एक दूसरा मेटल B। मैंने जानबूझ के बड़ा ऐसे ऑर्बिट से शेप इसलिए बताई है क्योंकि चाहे कैपेसिटर्स की शेप साइज ज्योमेट्री कैसे क्यों ना हो, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन वही रहेगी। मान लीजिए कि इस पर चार्ज है प्लस Q और इस पर चार्ज है माइनस Q, इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB, ठीक है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी लाइक दिस, will be like this. This region has a stored electric field charge as well as electrostatic potential energy. So this entire arrangement can be said to be condenser or capacitor. अब मैं आपसे पूछूं बेटा, बताना कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करो बेटा। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन potential difference between these 2 points in which the energy is conserved, so in which the energy is stored. इस रीजन में एनर्जी स्टोर्ड है, आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB। दिस इज योर कैपेसिटेंस, दिस इज योर कैपेसिटेंस। तो जब भी दो मेटल अगर इस तरह से आस पड़ोस में पड़े हो तो आप बड़े आराम से इस तरह से उनका कैपेसिटेंस डिफाइन कर सकते हैं। आई होप इट्स ओके। अगला काम, नेक्स्ट is energy stored in a capacitor। कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, सोचते हैं बेटा। ये आपके पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर मतलब दो मेटल्स हैं और इनका कैपेसिटेंस आपके पास C है। कैपेसिटेंस कितना है? C। इसके पास चार्ज है प्लस Q और इसके पास चार्ज है माइनस Q। ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है और वो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, निकालेंगे। उस एनर्जी को निकालने का तरीका तुम जानते हो, इट इज बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दीज चार्जेस। इन चार्जेस को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके से हम शुरुआत से डिफाइन करते आए हैं। तो एक काम कीजिए, शुरुआत में दोनों पर ही चार्ज मान लीजिए जीरो मान लीजिए, और यहां से छोटा छोटा dq चार्ज यहां पर लाकर रखते रहिए। थोड़े टाइम बाद यहां पर चार्ज आ जाएगा स्मॉल q, यहां पर चार्ज आ जाएगा माइनस q। यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं इसको A कहूं और अगर मैं इसको B कहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप जानते हो बेटा कितना आ गया, Q/C। भाई कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन था, Q अपॉन VA माइनस VB, तो हमारे पास VA माइनस VB आ गया Q/C।
यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C। एक कूलाम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। एक कूलाम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस मुझे दे रखा है Q/C। एक कूलाम चार्ज को लाने में अगर वर्क डन Q/C है तो dq चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन होगा, तो आप बोलोगे सिर्फ मल्टीप्लाई विथ dq। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ dq चार्ज थोड़ी लाना है, dq लाते 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 q को बेटा कहां से कहां तक वेरी करोगे, आप बोलोगे सर 0 से लेकर कैपिटल Q तक, एंड दैट कम्स आउट टू बी आसान सा, दैट इज Q²/2c, दैट इज Q²/2c। फिर से कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला बेटा वापस से यही आ गया कि एनर्जी इज बेसिकली Q²/2c। Q को बेटा वापस से लिख सकते हो C इंटू V नहीं बेटा, इस बार VA माइनस VB है, एक ही बात है बेटा, वो मैंने एक C कैंसिल कर दिया। वो अलग बात है बेटा, इस VA माइनस VB को आप डेल्टा V भी लिख सकते हो, V भी लिख सकते हो, तो हमारे पास आ गया दैट इज हाफ इंटू C इंटू V²। लेकिन V बेटा पोटेंशियल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस है। ये मैंने V किसकी जगह लिखा है, VA माइनस VB की जगह लिखा है बेटा। ये CV को तुम वापस से Q लिख सकते हो, दैट इज हाफ इंटू Q इंटू V। बस इतना याद रखना कि V इज नॉट द पोटेंशियल, बस बेटा वो नोटेशन वही यूज कर लिए, V इज नॉट द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वो फॉर्मूला वही बन जाए इसलिए, अदरवाइज बेटा V नहीं है, यहाँ पर VA माइनस VB है। लेकिन ऐसे फॉर्मूले हम लोगों ने कंडक्टर में भी याद किए थे, तो मुझे लगा कि वही फॉर्मूला एक बार में रिपीट ही कर रहा हूँ एक तरह से अगर देखें तो मैंने सिर्फ इतना बोल दिया बेटा, वहाँ पर भी हाफ CV² था, यहाँ पर भी हाफ CV² था, बस वहाँ पर V का मतलब पोटेंशियल था, यहाँ पर V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मेटेलिक प्लेट्स। ये आपकी मेटेलिक प्लेट्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। ये तो बात हुई हमारे कैपेसिटर की, कंडेंसर की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारे कोर्स में बेटा 3-4 तरह के कैपेसिटर हैं, उनमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर हमारी लगभग मान के चल सकते हो कि इस पूरे चैप्टर की 99% थ्योरी है, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सुनिएगा बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है सुनिएगा। सबसे पहले एक लार्ज प्लेट लीजिए, ऐसे एक लार्ज प्लेट लीजिए, इसके बिल्कुल पास में एक लार्ज प्लेट और लीजिए, ऐसे 2 मेटल की प्लेट लीजिए, बिल्कुल आस पड़ोस में रख दीजिए। इसका एरिया A बड़ा, इसका एरिया भी A, दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है बड़ा वो आपके पास D है। लार्ज प्लेट्स हैं, इसके पास बड़ा चार्ज प्लस Q, इसके पास आपके पास चार्ज माइनस Q। मैं इसको ऐसे 2D में दिखा दूं, ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इसके पास चार्ज प्लस Q, इसके पास चार्ज माइनस Q, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास D है। ठीक है, ये जो दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है ये इस प्लेट के जो बाकी डायमेंशंस है उसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। कहने का मतलब ये है कि आप इन प्लेट्स को लार्ज प्लेट्स मान सकते हो, बड़ी प्लेट्स मान सकते हो। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि D इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रूट A। बेटा रूट ऑफ एरिया बोलने का अर्थ हो गया कि ये लेंथ और विड्थ जो है उसका ऑर्डर पता लग जाएगा, और वो जो लेंथ और विड्थ है उसके मुकाबले D बहुत छोटा है। बट अगर D बहुत छोटा है तो ऑफकोर्स यहाँ हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हैं, और हम मान सकते हैं कि हमारी प्लेट्स काफ़ी अच्छी खासी बड़ी है। इतना बड़ा आपको हल्का फुल्का मेटेलिक प्लेट वाला फंडा तो याद ही होगा। इधर चार्ज आएगा 0, इधर चार्ज आएगा प्लस Q,
इधर चार्ज आएगा -q, इधर चार्ज आएगा 0। बड़ा याद तो आपको नहीं याद, मैं वापस से करा सकता हूँ आपको, मैंने आपको सिखा रखा है, बट आप चाहो तो फेयर कॉपी में ना भी लिखें चलेगा। अगर इसके पास चार्ज +q है और इसके पास चार्ज -q है तो यहाँ पर x मान लो, तो यहाँ पर अपने आप आ गया q - x। अपोजिंग फेसेस पर चार्ज अपोजिट आना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया x - q, ठीक है, और यहाँ पर आ गया x - q, नेट होना चाहिए -q, दैट शुड बी इक्वल टू -x। याद करो बेटा, लेफ्ट मोस्ट चार्ज और राइट मोस्ट चार्ज बराबर होने चाहिए, तो x शुड बी इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू 0 आ गई, तो ये 0, ये q, ये -q, ये 0, ऐसा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव, इस प्लेट पर चार्ज नेगेटिव, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसे होगी। ये वो रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज। मैं आपसे पूछूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, आप बोलो सर इस q चार्ज की वजह से q/2a/0, इस -q चार्ज की वजह से q/2a/0, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई है 0। यहां पर अगर देखेंगे तो इस q चार्ज की वजह से q/2a/0, इस -q चार्ज की वजह से q/2a/0, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है 0। तो इसका मतलब जिस रीजन के अंदर आपका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, वो तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों मेटेलिक प्लेट के बीच वाला रीजन ही है, ना तो उसके इधर उधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना बेटा वहाँ पर कोई चार्ज है, ना ही वहाँ पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। फेयर एनफ। मैं पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट को A बोल रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को एक बार के लिए B बोल रहा हूँ। फेयर एनफ। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि सर कैपेसिटेंस क्या है, तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पर चार्ज डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ऑफ कोर्स VA - VB प्लस Q, तो ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, वेरी इजी, इस इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ कोर्स लार्ज प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मान सकते हो, और आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर E है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी E × D। अब सिर्फ और सिर्फ ये E लिखना बचा है, बेटा ये वाला E लिख रहा हूँ जो दोनों प्लेट्स के बीच में है। इस Q चार्ज की वजह से q/2a/0, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी बीच वाले पॉइंट पर q/2a/0, तो कुल मिलाकर आपके पास मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है q/a/0। फेयर एनफ। नाउ यू कैन से दैट कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज q/a/0 इनटू d, d से d कैंसिल, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया है a/0/d। सर ये कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया है a/0/d। सर ये जो फॉर्मूला आया है सर, इसमें Q तो आया ही नहीं, इन प्लेट्स पर मैं कितना चार्ज रखता हूँ इससे तो सर कैपेसिटेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पढ़ना भी नहीं चाहिए। हमने तो शुरुआत से कहा है कि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ शेप, साइज एंड ज्योमेट्री एंड मीडियम। ये जो तेरा A और D है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेप, साइज एंड ज्योमेट्री, और ऑफ कोर्स ये ε0 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीडियम। तो यू कुड इजीली से कि सर हमारा कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड करना भी नहीं चाहिए था, ने कर भी नहीं रहा, ना ही वो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ शेप, साइज, ज्योमेट्री एंड मीडियम पर ही डिपेंड कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि सर this capacitance is dependent on medium and shape, size, geometry and shape, size, geometry। फेयर एनफ। ये बड़ा आपका कैपेसिटेंस आ गया। अगर मान लो कभी मैं ऐसे कह दूं कि बेटा आपके पास ये प्लेट मेटेलिक प्लेट्स हैं, एरिया A है, एरिया A है, और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, और ऐसा मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ε/r है। तो आप कह सकते हो कि सर इस बार कैपेसिटेंस आएगा, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सीधा लिख रहा हूँ, दैट विल बी A
एप्सिलॉन नॉट नहीं बेटा, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट तो एयर का होता है, इसका तो होगा एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन मतलब इस मीडियम की परमिटिविटी, इस मीडियम की परमिटिविटी तुम एक स्टाइल से और लिख सकते हो, दैट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर मल्टीप्लाइड विथ रिलेटिव परमिटिविटी अपॉन डी। और आप जैसा देख पा रहे हो कि जो कैपेसिटेंस एयर में था उससे एप्सिलॉन आर टाइम्स आ रहा है, एयर के अंदर जो कैपेसिटेंस था उसके मुकाबले अब आपका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स है। मैंने आपको इवन कारण भी समझाया था, मैंने आपको जैसे कारण ही बताया था कि बेटा मान लो कि दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है या दोनों प्लेट्स के बीच में वाटर है, तो अंतर है, अंतर ये है कि एयर के मुकाबले वाटर वाले केस में मैं 81 टाइम्स ज़्यादा चार्ज रख सकता हूँ प्लेट्स पे। कारण ये है कि 81 टाइम्स ज़्यादा चार्ज इसलिए रख सकता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 81 टाइम्स ज़्यादा रह सकती है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ना एज कंपेयर टू एयर के मॉलिक्यूल को तोड़ने के मुकाबले 81 टाइम्स ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हमारा जो कैपेसिटेंस आएगा, हमारा जो चार्ज स्टोर करने की जो क्षमता होगी वो इस बात पर भी डिपेंड करेगी कि आपका मीडियम कौन सा है। आई होप दैट्स ओके। तो आप ऐसे ऐसी बातें कर सकते हो। मैं इस बात को हल्का सा और फील कराता हूँ कि बेटा कैसे ये एरिया पर और डिस्टेंस वगैरह पर भी डिपेंड कर रहा है। हालांकि हमारे पास बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बन गया है कि जैसे कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो मेरे बच्चे खड़ाक से जवाब देंगे कि सर कैपेसिटेंस शुड बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैपेसिटेंस जो है वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी के बराबर होना चाहिए। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप सीधा यूज कर सकते हो। मीडियम चेंज हो गया तो एप्सिलॉन नॉट की जगह उस मीडियम का एप्सिलॉन लिख दो, उस मीडियम का एप्सिलॉन मतलब उस मीडियम की परमिटिविटी लिख दो। ठीक है, मैं थोड़ी सी बातें और डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये वाली बात तो बड़ा आपको समझ में आएगी होगी। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इस बात को है ना ऐसे भी कह सकता हूं कि ऑफ कोर्स प्लेट का अगर एरिया दुगना हो जाएगा तो उस पर चार्ज दुगना रह सकता है। प्लेट का एरिया का 10 टाइम्स हो जाएगा तो उस पर चार्ज 10 टाइम्स रह सकता है। तो जितना ज़्यादा प्लेट का एरिया उस पर उतना ही ज़्यादा चार्ज रह सकता है, या फिर ऐसा कह दूं कि उतना ही ज़्यादा उस पर चार्ज अगर रह पाएगा तो ऑफ कोर्स कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज भी तो उतनी ही ज़्यादा होगी। सो कैपेसिटेंस इज ऑफ कोर्स will increase as area increase, and as we found that कि capacitance is directly proportional to area। उसी तरह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। मैं कारण भी समझा सकता हूं इसको, देखना जैसे ये एक प्लेट, ये एक प्लेट, ये बड़ा डिस्टेंस d, मान लो बेटा इसका चार्ज है q, इसका चार्ज है -q, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ठीक है, अगर मैंने ऐसा कर दिया कि दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस घटाकर d/2 कर दी, डिस्टेंस घटाकर d/2 कर दी, लेकिन मैंने चार्ज वही रखा, इस पर भी चार्ज q, इस पर भी चार्ज -q, तो आप इतना तो समझ सकते हो कि इस केस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा E × d। इस बार भी आप बोलोगे सर चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर सेम ही होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेकिन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी E × d/2। और आप कह सकते हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये पहले वाले पोटेंशियल डिफरेंस का हाफ है, मतलब चार्ज सेम स्टोर है इस केस में और इस केस में, दोनों केस में प्लेट्स ने चार्ज बराबर स्टोर कर रखा है, लेकिन आधे पोटेंशियल पे, आधे पोटेंशियल पर उतना ही चार्ज स्टोर कर रखा है। तो ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस दुगना हो गया, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज उतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका आधा हो गया तो कैपेसिटेंस आपका दुगना हो गया। तो इसका अगर कैपेसिटेंस C तो इसका कैपेसिटेंस ऑफ कोर्स 2C। समझ गए इस बात को? चार्ज सेम है, चार्ज तो सेम है, लेकिन आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बड़ा वो आधा हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आधा हो गया तो तय बात है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो कैपेसिटेंस है वो दुगना हो गया।
तो ऐसे डिस्टेंस घटाने पर आपका कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ेगा, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट अगली बात, जैसे आपके पास बेटा ऐसा अरेंजमेंट है, मैं वैसे एक बात बताना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे सोच रहा है कि बताने से अच्छा मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सोचोगे, और ऑफ कोर्स बेटा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बेसिक बेसिक बातें हैं, चाहे आप सोचो चाहे मैं सोचूं, बनना तो सबसे चाहिए। ये मेरे पास एक मेटल की प्लेट है, चार्ज है Q, मेटल की प्लेट है, चार्ज है -Q, प्लेट्स का एरिया A, लार्ज प्लेट्स, दीज आर लार्ज मेटेलिक प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच जो सेपरेशन है मेरे बच्चों वो D है, और वैसे भी कहता हूं कि हमारा जो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D है वही हमारा कैपेसिटेंस है। ठीक है, सवाल है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज प्लेट्स। बेटा इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये बताइए। दोनों प्लेट्स एक दूसरे पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं वो बताना आपको। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सुनना, इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। इस -Q चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हम जानते हैं Q/A एप्सिलॉन नॉट, और हमने कैपेसिटेंस वगैरह कैलकुलेशन सब इसी से की थी। अच्छी बात है। इस -Q पर, इस -Q चार्ज प्लेट पर फोर्स कौन लगा रहा है? आप बोलोगे सर इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर जो फोर्स है वो ये वाला +Q चार्ज लगा रहा है, ये वाला +Q चार्ज लगा रहा है। तो इस -Q पर फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाला प्लस चार्ज। तो इस -Q चार्ज पर फोर्स आएगा इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर की तरफ, तो इस नेगेटिव चार्ज पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और उस फोर्स की वैल्यू होगी इसका तो चार्ज, दैट इज Q। Q लिखो या -Q लिखो एक ही बात है। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि डायरेक्शन उल्टी हो गई है। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स है ऐसे। Q मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी? नेट या इसकी वजह से? आप बोलोगे सर नेट में तो इस प्लेट ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है वो भी आ गई है। अब सर मैं इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि है ना इस प्लेट पर जो फोर्स निकालने के लिए मैं इस प्लेट का खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूं। मुझे तो ये पता करना है कि इस प्लेट ने इस प्लेट पर कितना फोर्स लगाया, तो इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैंने उसको E1 लिख दिया है। ये नेट नहीं लिखा है, E1 लिख दिया है। ये E1 किसकी वजह से है? ड्यू टू +Q, और आप कह सकते हो दैट इज Q मल्टीप्लाइड बाय +Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने नीचे 2 नहीं लगाया, इसका मतलब आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेट में कंट्रीब्यूशन तो नेगेटिव चार्ज का भी था, वो नेगेटिव चार्ज खुद पर फोर्स थोड़ी लगाएगा, उस पर तो फोर्स कौन लगा रहा है? +Q लगा रहा है। और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई है बेटा, दैट इज Q/A एप्सिलॉन, सॉरी Q/2A एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया है, अच्छा आंसर है। दिस इज योर आंसर। ये बेटा आपके दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन। तो एक बात और याद रखना बेटा, अगर आपने ऐसे एक +Q चार्ज और ऐसे -Q चार्ज की प्लेट्स को ऐसे आस पड़ोस में रख दिया ना, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगी और +Q और -Q न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो अगर आप कभी कैपेसिटर बना रहे हो तो इस बात को ध्यान रखना कि इस प्लेट को और इस प्लेट को हिंज कर दो, ऐसे ऐसे हिंज कर दो। अगर आपने हिंज नहीं किया तो वो ऐसे चिपक भी सकती है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज
आगे चलो बच्चों, आपके पास ऐसी कहानी है, कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस है बेटा, और ये प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, दो प्लेट्स हैं, कोई ग्रेविटी नहीं बेटा, जो भी है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही है, ठीक है। इस वाली प्लेट को मैंने ऐसे हिंज कर रखा है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो आपके पास d है, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो d है, और इधर वाली प्लेट को हम लोगों ने एक स्प्रिंग के साथ जोड़ रखा है, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k। अब इस टाइम पर दोनों प्लेट जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, कहीं नहीं जा रही, दोनों प्लेट्स कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही। बस इतना जरूर पता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका V है, इसका 1 वोल्ट है तो इसका 1 + V वोल्ट है, दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। बेटा इस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन है वो निकालना है, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी। करता हूं बेटा, पहली बात तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्यों है शायद तुम समझ गए होंगे। अगर मैं इस वाली प्लेट की अगर FBD बनाऊं तो इस पर कौन से फोर्स है? आप बोलोगे देखो सर ऐसा है कि ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, इस बात का मतलब ये चार्ज प्लस है और ये चार्ज माइनस है। ये नेगेटिव वाली प्लेट इस पॉजिटिव वाली प्लेट को ऐसे खींच रही है अपनी तरफ, ऐसे खींच रही है अपनी तरफ। कोई बच्चा बिल्कुल भी दिमाग लगाने के मूड में ना हो तो वो बोलेगा कि सर उस फोर्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है Q² / 2A∁0। तो मैं कहूँगा ठीक है बेटा, ये फोर्स अंदर की तरफ, लेकिन ये प्लेट तो इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। तो कोई ना कोई जरूर बाहर खींच रहा होगा। बाहर कौन खींच सकता है? स्प्रिंग। स्प्रिंग खींच रहा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन, ये x निकालना है। एज वी नो दैट कि दिस प्लेट इज एट इक्विलिब्रियम, ऑफ कोर्स बाहर का फोर्स बराबर अंदर का फोर्स, और मेरे पास x की वैल्यू आ गई है Q² / 2 टाइम्स KA∁0। वैसे इस तरह से आंसर आप छोड़ तो सकते ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। ना तो आपको Q पता, ना आपको A पता, आपको सर कोई बात नहीं, कोई और चारा देखते हैं। कोई और इंतजाम करते हैं। इसमें हमें एक बात का बड़ा आइडिया और है कि है ना, कैपेसिटेंस अपन को फिर भी गिवन मान सकते हो। बड़ा इसका जो कैपेसिटेंस है वो आपको गिवन है, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस गिवन है, कैपेसिटेंस आपको C गिवन है। इस Q को आप लिख सकते हो CV, तो C² V² / 2 टाइम्स KA∁0। सर इस A∁0 को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल उड़ा सकते हैं। ये जो A∁0 है इसको आप लिख सकते हो कि C = A∁0 / D। तो जहां पर A∁0 लिखा हुआ है वहां पर आप कह सकते हो कि सर दैट इज C² V² / 2K। A∁0 कैन बी रिटन एज CD। बेटा C से एक C कैंसिल हो गया और आपके पास मेरे ख्याल से एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई है। बेटा कितनी वैल्यू आ गई है? CV² / 2KD। बेटा C गिवन है सवाल के अंदर, इस अरेंजमेंट का जो कैपेसिटेंस है वो आपको पहले से गिवन है, ये आपका एक्सटेंशन है। फिर ना कोई समझदार बच्चा कह सकता है कि सर ये तो आपने फॉर्मूले याद थे उससे किया, सर थोड़ा और आसान हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल आसान हो सकता है। सुनना, और कैसे आसान हो सकता है देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस।
उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है v, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है d, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है v बाई डी। इस पर जो भी चार्ज होगा, इस पर कितना चार्ज होगा आप लोग जानते हो, चार्ज गिवन नहीं है तो उसको CV लिख दो। तो इस प्लस Q चार्ज पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ, और वो जो फोर्स आएगा वो आएगा इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये तो नेट है, मुझे नेट नहीं लिखनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस नेगेटिव चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखनी है। आप तो जानते हो कि वो वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नेट की हाफ होगी। तो आप बोलोगे सर दिस मल्टीप्लाइड बाई v बाई डी, नहीं बेटा v बाई 2d, एंड इट शुड बी इक्वल टू जितना फोर्स अंदर उतना फोर्स बाहर, दैट शुड बी इक्वल टू kx। अगेन बेटा q नहीं पता, q को लिख दो CV, एक भी पहले से, CV स्क्वायर अपॉन 2kd शुड बी इक्वल टू योर x। ये आपका आंसर आ गया। तो आपने कहा कि सर इस प्लस Q चार्ज को माइनस Q चार्ज कैसे अट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इस प्लस Q चार्ज को मल्टीप्लाई कर दूंगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे। लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसके लिए आप क्या करोगे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका हाफ कर दिया, क्योंकि नेट तो किसकी वजह से थी, नेट तो दोनों की वजह से मिला कर दी। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए बच्चा, नेक्स्ट और सोचते हैं बेटा, और कुछ कहानी गढ़ते हैं, और कुछ कहानी बनाते हैं। सुनिएगा, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक प्लेट, ये एक दूसरी प्लेट। ये दोनों प्लेट्स किसी बैटरी से नहीं जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई है। इसका चार्ज है प्लस Q, इसका चार्ज है माइनस Q। इस तरह से इसका एरिया है A, इसका एरिया भी है A, डिस्टेंस बड़ा ऐसे आपके पास है D। जो इधर वाली प्लेट है मैंने उसको हिंज कर रखा है, मैंने उसको हिंज कर रखा है, और इस इधर वाली प्लेट को मैं किसी एक्सटर्नल फोर्स से बाहर खींच रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्स से बाहर की तरफ खींच रहा हूं, स्लोली 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 स्लोली। अब स्लोली खींच रहा हूं, इसका तो मतलब समझ सके कि सर जरूर जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंदर लग रहा होगा उतना ही एक्सटर्नल फोर्स आपने बाहर लगाया होगा। एक्सेलरेशन 0 और नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ आप खींच रहे हो। बिल्कुल सही बात है बेटा। और एक्सटर्नल फोर्स ने पुल किया इस तरह से कि सेपरेशन increases by x, increases from d to d plus x। पहले सेपरेशन आपका x था, अब सेपरेशन बढ़कर d plus x हो गया। कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, फाइंड वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, अभी सोचते हैं। ये वाला प्लस Q चार्ज इस माइनस Q चार्ज को अंदर की तरफ खींच रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। जो आपका एक्सटर्नल एजेंट है उसका फोर्स भी मोर और लेस इतना ही होना चाहिए, तभी तो वो स्लोली जाएगा। तो आप कहोगे से बाहर की तरफ फोर्स आ गया Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब जरा गौर करना, तेरा Q फिक्स है, दोनों प्लेट किसी से नहीं जुड़ी हुई, किसी बैटरी से जुड़ी हुई नहीं है, तो ऑफ कोर्स जो भी चार्जेस आएंगे प्लेट पे वो तो फिक्स होंगे। Q फिक्स, 2 फिक्स, A फिक्स, एप्सिलॉन नॉट फिक्स, तो फोर्स भी तो फिक्स। और इस फोर्स ने बाहर की तरफ लगकर इस प्लेट को बाहर की तरफ खींचा 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 और x और ले आए। अगर x और ले आए तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन था, पहले अगर वो d था तो अब वो d प्लस x हो गया। और मुझसे पूछा बताओ इस एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन क्या है, तो मैं कहूंगा कि उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है, बेटा बताओ क्या कहोगे, हम कहेंगे कि उस एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन है फोर्स। कितना फोर्स, Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये तो फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है x।
दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स कांस्टेंट था तो सीधा ही बोल दिया कि फोर्स भी बाहर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ। बड़े आराम से हमने इस तरह से बोल दिया। ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। फेयर एनफ। अगली बात, मेरा एक सवाल और आपसे, दूसरा ये, फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर ने कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है वो लिखो, और उसका फिर चेंज लिखो। पहले कितनी थी वो लिखो, बाद में कितनी है वो लिखो। लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। मेरे पास लिखने की दो अलग अलग स्टाइल्स हैं, मैं दोनों से लिख के बताता हूँ। कोई बच्चा बोल देगा कि सर इनिशियल एनर्जी थी Q²/2C, Q²/2C। बेटा पहले कैपेसिटेंस क्या था? पहले कैपेसिटेंस था A∈0 अपॉन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। बढ़िया। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज Q²/2C'। सर ये C' क्यों लिख दिया? बेटा ऐसे अगर प्लेट्स को अगर मैं बाहर की तरफ खींचूंगा तो इतना तय है कि Q तो सेम रहेगा, चार्ज तो सेम ही रहेगा, प्लेट्स को बाहर की तरफ खींच रहे हो, सिर्फ चेंज क्या होगा? कैपेसिटेंस। आप बोलोगे कि सर दैट इज Q²/2 टाइम्स नया वाला कैपेसिटेंस A∈0 अपॉन D। D मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। बेटा दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन अब D नहीं है बेटा, कितना है? D+X है। D तो पहले था, अब तूने इस प्लेट को बाहर की तरफ खींचा 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 और डिस्टेंस X और बढ़ गई है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? बेटा चेंज ऑफ कोर्स U फाइनल माइनस U इनिशियल, एंड U फाइनल माइनस U इनिशियल बेटा माइनस करना तो मेरे ख्याल से ये D वाली टर्म तो बेटा गायब ही हो गई और आंसर आ गया Q²X/2A∈0। देखना बेटा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दोनों बराबर आ रहे हैं, एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ये एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, कोई तुक्का है या फिर कोई लॉजिक है? तो मेरे बच्चे शायद समझ गए होंगे कि सर पक्की बात है कि लॉजिक है। लॉजिक ऐसे है कि आपकी जो हिंज है, देखना इस बात को, इस प्लेट ने इस प्लेट को अंदर की तरफ खींचा है Q²/2A∈0 से, लेकिन ये वाली प्लेट मूव नहीं कर सकती क्योंकि हिंज ने उधर की तरफ उतना ही फोर्स लगा दिया होगा Q²/2A∈0। भले ही हिंज ने बाहर की तरफ फोर्स लगाया हो, लेकिन हिंज का वर्क डन तो नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया है उस पॉइंट का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है कि नहीं? तो सर फिर वर्क डन किसका है? एक्सटर्नल एजेंट का। और एक्सटर्नल एजेंट ने किसके अगेंस्ट वर्क डन किया है? आप बोलोगे सर एक्सटर्नल एजेंट ने तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन किया है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन किया है। सर इलेक्ट्रिक फोर्सेस का जो वर्क डन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो खुद सर कंजर्वेटिव फोर्सेस है, उनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन तो वेस्ट नहीं होता है, यूज हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने जो भी वर्क डन किया है इट शुड हैव गॉन टू चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन काइनेटिक तो आपने सवाल में बोल दिया कि हम खींच रहे हैं धीरे धीरे, सवाल में अपने बोल दिया कि हम धीरे धीरे खींच रहे हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो करने का अपने मौका ही नहीं दिया। तो हमने जितना भी वर्क डन किया उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाया है। आई होप ये समझ गए होंगे। बड़ा ये जो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, यही आपका एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, यही आपके एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली सेम है। आई रियली होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसी बात को, अब यार आंसर तो सब आ गए हैं, लेकिन मैं ना तुम्हें हल्का फुल्का 2-3 बातें और फील करा सकता हूँ। बेटा ये पहले 1-2 लेक्चर मोस्टली फील कराने में चले जाते हैं, सवाल वाल तो बाद में हो पाते हैं, तो मैं इसी बात को एक तरीके से और फील करा सकता हूँ। सुनना, पहले केस ये था, ये प्लेट Q है, ये प्लेट -Q चार्ज वाली है, सेपरेशन आपका D है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है।
ठीक है। बाद में क्या हुआ, ये प्लेट है, पहले प्लेट यहां थी, अब मैं इस प्लेट को थोड़ा आगे ले गया, इसके पास चार्ज Q है, इसके पास चार्ज -Q है, ये डिस्टेंस आपके पास हो गई है d+x, उसमें से ये डिस्टेंस आपके पास हो गई है x। जितना चार्ज पहले उतना चार्ज बाद में, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो Q/A∈0। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही आएगी जितनी पहले थी उतनी बाद में। अब मैं इसी बात को सोचने का एक तरीका और दे रहा हूं, देखो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में है, जितनी एनर्जी डेंसिटी पहले थी, सर एनर्जी डेंसिटी बड़ा याद करा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होगी और उसका फॉर्मूला होगा 12ε0E²। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में है, जितनी एनर्जी डेंसिटी पहले थी उतनी एनर्जी डेंसिटी बाद में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने वॉल्यूम के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है और इतने वॉल्यूम के अंदर एनर्जी जो स्टोर्ड है वो तो सेम है, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम सेम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, ये एनर्जी डेंसिटी सेम। अंतर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे खींचने से ये आया है कि इस रीजन में पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इस रीजन में कोई एनर्जी डेंसिटी नहीं थी, इस रीजन में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड नहीं थी, और अब मेरे बाहर की तरफ खींचने के कारण इस रीजन के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, कुछ ना कुछ एनर्जी डेंसिटी आ गई है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। काश मुझे इस रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो पता लग जाए, काश मुझे इस रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो पता लग जाए। मेरे बच्चे बोले सर एनर्जी बाद की बात है, पहले बताओ कि एनर्जी डेंसिटी कितनी है इसमें। बेटा एनर्जी डेंसिटी है 12ε0 इनटू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी यार, इलेक्ट्रिक फील्ड थी टोटल लिखना बेटा Q/A∈0 का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी में ये डी और एक्स वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब हर जगह एनर्जी डेंसिटी सेम है। सर मुझे तो इतने से रीजन के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो निकालनी है। बेटा चलो मैंने उसको ΔU लिख दिया, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी 12ε0 Q² /A², ε0², ये तो एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई ये वाली वॉल्यूम। ये वाला वॉल्यूम कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A और ये थिकनेस है x, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर AX। एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये इस रीजन के अंदर की एनर्जी आ गई है। बड़ा देखना A से मेरे ख्याल से A गायब, एक ε0 से ε0 गायब, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का चेंज आया है ये मेरे ख्याल से आ गया है Q²x अपॉन 2A∈0। सर ये तो वही आंसर आ गया। अरे यार बेटा आंसर तो वही आना था, आंसर मैं नया कहां से ले आऊंगा। मैं तो आपको फील करा रहा हूं कि देख बेटा जैसे तू ½ से लिखता है, Q²/2C से लिखता है, और चाहे तू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से लिखता है, मोर और लेस सारी कहानियां एक जैसे सी हैं। जो ½ या फिर Q²/2C है वो भी इसी एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। और आपने चेंज निकालने के लिए क्या कहा, आपने कहा सर जितना पहले इस रीजन में और इस रीजन में तो उतनी एनर्जी थी, सिर्फ मैं इस प्लेट को दूर ले जा रहा हूं तो इस रीजन के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है, और सिर्फ वो एक्स्ट्रा एनर्जी लिखने तो मैं ऐसे लिख दूं एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये वाला वॉल्यूम। बिल्कुल। और आखिर ये एनर्जी आई कहां से, हम जानते हैं कहां से आई है। जो एक्सटर्नल एजेंट था वो इस प्लेट को बाहर की तरफ खींच रहा था, और वो जितना वर्डन कर रहा था वो प्लेट की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा नहीं पा रही थी। उसने क्या कर दिया, इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बढ़ा दी। आई होप यू गेट द पॉइंट। बट आपको ये वाली बात तो समझ में आ ही गई होगी यार। चलिए बच्चा आगे चलते हैं बेटा। मैं थोड़ा सा आगे इन्हीं बातों को और थोड़ा फील कराता हूं, इन्हीं बातों को थोड़ा सा और फील कराता हूं बेटा। अगर हमें एक बार ये कैपेसिटेंस की ये सब बातें फील हो गई, अगर हमें पता लग गया कि कैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ रिलेट हो पाते हैं, उसके बाद तुम्हारा काम बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है कि नहीं। तो अपना मेन काम तो एक बार इस चैप्टर की फील लेना, फिर सवाल तो चटाचट कर लेंगे। भाई सुनना,
जैसे ये प्लेट, ये प्लेट, इसके पास चार्ज Q, इसके पास चार्ज माइनस Q, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। फेयर इनफ। क्रॉस सेक्शनल एरिया A है बेटा, सेपरेशन D है, दोनों प्लेट्स हैं ऐसे। हमें पता है कि इसकी जो एनर्जी है वो हमें एक स्टाइल से याद है बेटा, कैसे याद है? Q²/2C, ऐसे याद है। C को अगर रखना चाहो तो आप लिख सकते हो दैट इज Q²/2 टाइम्स C, बेटा C इज ऑफ कोर्स A∁0/D। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है इस कैपेसिटर की। लेकिन कोई बच्चा मुझे पूछ ले कि सर एनर्जी है लेकिन स्टोर कहाँ है, मैं ये कहूंगा कि बेटा ये एनर्जी स्टोर्ड है इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर ये एनर्जी स्टोर्ड है। सर क्या मैं इसी एनर्जी को किसी और स्टाइल से निकाल सकता हूं? फॉर्मूले से आ गया सर, किसी और स्टाइल से निकाल सकता हूं? हाँ बेटा निकाल सकता है। तो ये कह सकता है कि इस पूरे रीजन में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिख। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चे जानते हैं कि दोनों प्लेट की वजह से मिलाकर Q/A∁0। इस रीजन के अंदर एनर्जी डेंसिटी लिख, तो आप बोलोगे 1/2 दैट इज Q²/2A²/0। ये एनर्जी डेंसिटी, ये एनर्जी डेंसिटी यहां 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 हर जगह सेम है। तो कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो मैं बोलूंगा एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है इसका, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इसका वॉल्यूम है AD। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A और बड़ा थिकनेस कितनी है D, तो पूरा वॉल्यूम आ गया A × D। A से A कैंसिल और हमारे पास आंसर आ गया है Q²D/2A∁0। और इस A∁0/D को हम C लिखना चाहें तो C लिख दें और हमारे पास आंसर आ गया है Q²/2C। मैं सिर्फ कन्विंस कर रहा हूं आपको कि जो फॉर्मूले से जो वैल्यूज आ रही हैं और जो लॉजिक से जो वैल्यू आ रही है वो एक ही बात है। मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि कैपेसिटर के फॉर्मूले लगाकर मैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं और जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एनर्जी डेंसिटी वगैरह से जो पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के फॉर्मूले सीखे थे कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर एनर्जी डेंसिटी होगी, उस एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एनर्जी वगैरह आ जाएगी, वो सारी की सारी बातें सेम है। ये सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस शब्द बोलकर हमने उन्हीं बातों को बोलने का एक नया नजरिया, नया तरीका क्रिएट कर लिया। इट डजंट मीन कि कोई नई तरह की एनर्जी आ गई है, ये तो वही एनर्जी है। अगर हमने ये कैपेसिटेंस चैप्टर ना पढ़ा होता, कैपेसिटेंस टर्म भी ना पढ़ी होती, तब भी कम से कम यहां तक तो आंसर ला सकते थे ना हम लोग यार। भाई यही वाला सवाल मैं आप लोगों से इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूछता तब भी तुम जवाब देते, और हो सकता है मोस्टली बच्चे तो ओरली आंसर लेते थे कि सर ये तो हो गया, कितना आसान सवाल है सर, फटाफट कर देते। हाँ, आज हमने इस चैप्टर में नया काम के बोल दिया कि जहां जहां ये A∁0/D लिखा हुआ था वहां पर हमने C लिख दिया, वरना बाकी सवाल तो मैं उस दिन ही पूछ सकता था आप लोगों से कि जिस दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब बातें पढ़ाई थी, और इससे टफ पढ़ाई थी वहां पर तो इससे भी टफ पढ़ाई थी। तो मैं तो सिर्फ उसे बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि ये जो कैपेसिटर की एनर्जी है ये कोई नई एनर्जी आ गई है। अरे नई नहीं है, ये तो जो एनर्जी हम आज तक पढ़ते आए थे कि जहां जहां कोई चार्ज होगा उसके आस पड़ोस में जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर कोई ना कोई एनर्जी डेंसिटी होगी, जहां जहां कोई एनर्जी डेंसिटी होगी वहां पर कोई ना कोई एनर्जी होगी, वही एनर्जी है। यूनिक क्या, अच्छा आज एक नया जुगाड़ सीखा है क्या, 1/2CV² Q²/2C। अरे इसी की वैल्यू 1/2CV² है, इसी की वैल्यू आपकी Q²/2C है। इट इज नॉट न्यू, इट इज नॉट न्यू, है कि नहीं। चलो मैं इस बात को थोड़ा सा एक बार और समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये प्लेट, ये प्लेट, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल V, ठीक है बेटा। एरिया A है, सेपरेशन D है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बड़ा वही बात है, सारी की सारी सेम प्लेट्स, सेम बात है। मैं आपसे पूछूं कितनी एनर्जी होगी, आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, इस बार मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/2CV²।
इस बार चार्ज नहीं दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा तो हाफ सी वी स्क्वायर, चार्ज दे रखा तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, पोटेंशियल दे रखा तो हाफ सी वी स्क्वायर, वी क्या है यहाँ से का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल 0, इसका पोटेंशियल v, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज v। फेयर एनफ। c पसंद नहीं हो तो हम लिख देंगे दैट इज हाफ a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d इंटू v का स्क्वायर, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई कहते हैं सर मैं बिल्कुल बेसिक से सोच सकता हूँ, बिल्कुल सोच सकते हो। इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहीं भी आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एवरीवन नोज कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी v बाई डी, पोटेंशियल डिफरेंस है v, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बाई डी। व्हाट विल बी द एनर्जी डेंसिटी, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर एनर्जी डेंसिटी इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। व्हाट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी एनर्जी डेंसिटी multiplied by electric field. What is the electric field? Sorry, this is मैंने उल्टा बोल दिया, this is energy density multiplied by volume. What is the volume? Volume is cross sectional area A है, thickness D है, इस region में है, that is AD. इस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम पहचानते हैं, that is your C. अब इस चैप्टर में हम डायरेक्ट बोलने लग गए कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ सी वी स्क्वायर, है कि नहीं। अगर यही सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता तब भी तुम कहते कि सर मैं यहां तक तो आंसर मैं ये वाला आंसर तो सर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में निकाल लेता। हाँ, आज मैं यहां पर ये सीख गया कि ये जो ए एप्सिलॉन अपॉन डी है, इसको मुझे क्या लिखना है, इसको मुझे सी लिखना है। ये मैं एक नई बात सीख गया। बाकी तो सर जो बातें आपने पुरानी सिखा रखी है मोर और लेस वही बातें, नई कोई बात है ही नहीं इसमें। बिल्कुल सही बात है बेटा, कोई नई बात नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ने पहले लिखी थी मोर और लेस बेटा, वैसी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपके पास अब है। अब एक नया फॉर्मूला आ गया, चार्ज दे रखा हो तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, पोटेंशियल दे रखा हो तो हाफ सी वी स्क्वायर, बस, एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी। बस ये नई टर्म्स आ गई, कैपेसिटेंस नई टर्म आ गई, कॉन्सेप्ट नया थोड़ी आ गया यार। ये कॉन्सेप्ट तो रिपीटेटिव है, पहले भी आए थे अब भी। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक बढ़िया सा सवाल पूछ रहा हूं, आराम आराम से जवाब देना। प्लेट, बड़ी सी प्लेट बेटा, पैरेलल प्लेट्स, बड़ी सी प्लेट, सामने बेटा बड़ी सी प्लेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, डिस्टेंस डी। आपको इतना डायग्राम बनाना है, अब नहीं बनाना। अब मैं जो लिख रहा हूं वो नहीं लिखना। इस पर चार्ज Q है, इस पर चार्ज माइनस Q है। बताओ कैपेसिटेंस कितना है इसका, सिस्टम का। सारे बच्चों ने जवाब दे दिया होगा कि सर इसका कैपेसिटेंस है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बढ़िया है, कैपेसिटेंस तो ये। मैंने इसके ऊपर चार्ज दिए ही नहीं बेटा, 0 चार्ज है। अब बताओ कितना कैपेसिटेंस है। समझदार बच्चा कहेगा कि सर कैपेसिटेंस तो वही है। चार्ज नहीं है कोई बात नहीं, चार्ज स्टोर करने की क्षमता तो है, और चार्ज स्टोर करने की क्षमता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास पहले से कितना चार्ज है। कोई 20 लीटर की अगर बाल्टी है तो उसका मतलब क्या है कि वो 20 लीटर तक का पानी भर सकती है कि नहीं। उसमें चाहे पानी हो या ना हो, क्षमता तो उसकी 20 लीटर की है ना। इसी तरह चार्ज ना हो कोई बात नहीं, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा। मैं फिर से पूछूं कितना कैपेसिटेंस है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी, वही कैपेसिटेंस। अलग कहां से ले आओ मैडम, वही कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हुआ। अब मैं नया सवाल पूछ रहा हूं, आप सुनना बच्चों। ना ये ए दे रखा, ना ये डी दे रखा, इसका सी दे रखा है। तो मेरे बच्चे समझ गए कि सर ए और डी दोनों दे रखे हैं, बल्कि ए एप्सिलॉन अपॉन डी दे रखा है सी। एक प्लेट पर चार्ज है 2q और एक प्लेट पर चार्ज है -q, और सवाल ये है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में कितना सेपरेशन है वो निकालिए। सवाल बेटा ये, दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन निकाल। ये थोड़ा बड़ा अजीब हो गया।
हम जो कैपेसिटर में जितने सवाल करते हैं, जितनी बातें पढ़ते हैं, उसमें एक पर चार्ज प्लस क्यू, एक पर माइनस क्यू, यहाँ पर एक पर 2Q और एक पर माइनस क्यू। कैसे होगा? लॉजिक से होगा, कॉन्सेप्ट से होगा, जैसे कॉन्सेप्ट हम आज तक सीखते हैं उनसे होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए करते हैं कोशिश। प्लेट्स का एरिया ए मान लेते हैं। बेटा ए गिवन नहीं है, नहीं गिवन नहीं है, माना है हमने। दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी मान लेते हैं, डी गिवन नहीं बेटा, माना है हमने। चलिए दोनों प्लेट्स के पास कितना कितना चार्ज होगा, यहाँ पर चार्ज x, तो यहाँ पर चार्ज 2Q माइनस एक्स, तो यहाँ पर चार्ज x माइनस 2Q, नेट चार्ज माइनस Q होना चाहिए, तो यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस x प्लस Q। आपको बड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में मेटेलिक प्लेट वाला सारा कॉन्सेप्ट याद होगा, लेफ्ट मोस्ट चार्ज शुड बी इक्वल टू राइट मोस्ट चार्ज, सो x शुड बी इक्वल टू माइनस x प्लस Q। x की वैल्यू होनी चाहिए Q/2, x की वैल्यू होनी चाहिए Q/2, तो इस वाली प्लेट पर Q/2 इधर और 3Q/2 इधर, इस पर 3Q/2 इधर, तो माइनस 3Q/2 इधर, और ऑफ कोर्स Q/2 इधर। नेट चार्ज इसका है 2Q, इसका नेट चार्ज है माइनस Q। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, कितनी आएगी देखना। किसी भी पॉइंट पर, ये सारी बातें इलेक्ट्रो वाले बोल रहा हूं, इस Q/2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस Q/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो तो इक्वल एंड अपोजिट। इस 3Q/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इधर की तरफ, चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस 3Q/2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आएगी, मल्टीप्लाई विथ 2। तो इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया है 2 से 2 कैंसिल, दैट इज 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। सर मुझसे तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे बच्चे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, दैट इज 3Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बट हमने डिस्टेंस d मान रखी है, d। लेकिन आप बोलोगे सर आंसर हम ऐसे छोड़ नहीं सकते सर, ना a दे रखा ना d दे रखा, बड़ा कैपेसिटेंस दे रखा है। सर कैपेसिटेंस तो हम तब डिफाइन करते थे ना जब यहां पर प्लस Q हो और माइनस Q। नहीं, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटेंस तो शेप, साइज और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तुम चार्ज रखो ना रखो, बराबर रखो ना रखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वही लिखूंगा कैपेसिटेंस। और मेरे पास बड़े आराम से आंसर आ गया, दैट इज 3Q अपॉन 2। तो ठीक है बेटा, ये a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d मेरे पास कितना आ गया, c। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 3Q अपॉन 2c। आंसर आ गया 3Q अपॉन 2c। आई होप दैट्स ओके। कोई बच्चा बोलेगा कि सर आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सिखाया था Q/c, ये सिखाया था सर वो अब भी वैलिड है, अब भी वैलिड है। भले ही दोनों प्लेट पर चार्ज, दोनों प्लेट्स पर नेट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट ना हो, लेकिन जो अंदर जो फेसिंग चार्जेस हैं उन पर तो चार्ज अब भी इक्वल एंड अपोजिट है। और सर सीधा लगा दूं कि जो फेसिंग चार्जेस हैं उसमें से इसके पास चार्ज है 3Q/2 अपॉन c। सर वही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ऐसा हमें तब पता लगा जब मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, हमने इलेक्ट्रो से पूरा सॉल्व कर लिया, फिर पता लगा कि अब भी हमारा जो फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू Q/c वो सही है। बस Q में कौन सा वाला चार्ज लिखना है, नेट नहीं, जो अंदर है वो, जो अंदर है। तो जब भी बेटा आपके पास ऐसा कभी होगा नहीं, है तो बहुत ही ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स सवाल था कि दोनों प्लेट्स पे अगर चार्ज बराबर ना हो तो क्या करेंगे हम, सवाल तो तब भी कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम सवाल, तो बेटा हम तब भी कर लेंगे, तब भी हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने आज तक सीखे हैं वो कॉन्सेप्ट वैलिड तो है ही, वो ऐसे नहीं कि वैलिड नहीं है, वैलिड तो बेटा रहेंगे, है ना। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं। चलिए बेटा, है ना, एक छोटा सा काम दे रहा हूँ।
आप कैपेसिटर की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए कर लेना। बाकी बड़ा बस इतना ही काम है, ज़्यादा काम है नहीं, बड़ा मुश्किल से कोई 7-8 सवाल होंगे। बाकी आपका कोई पुराना बैकलॉग वगैरह हो उसे पूरा करो, इतना ही काम एक बात। ठीक, कल मिलते हैं।